हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। अब हम टर्म 2 का क्लास 9 का चैप्टर 10 विच इज़ ग्रेविटेशन। क्या है हमारा चैप्टर 10? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अब आपके फाइनल एग्ज़ाम पास में ही हैं, आ ही चुके हैं, तो अच्छे से टॉपिक को सुनना और उसको समझने की कोशिश करना, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ेगा। तो अभी हम ग्रेविटेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 8-9 में मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें मोशन के बारे में स्टडी की हैं। मोशन की इक्वेशंस भी हमें पता है ना, और स्पीड की डायरेक्शन में किस तरह से चेंज होता है, मोशन में किस तरह से चेंज होता है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। ये भी हमें पता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी हाइट तक अगर हम उसे फेंकें तो वो नीचे ही आता है, अर्थ पर नीचे ही आता है। और ये भी हमें पता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। मून गोज़ अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मस्ट बी सम, ये सारी चीज़ों में कोई ना कोई फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे लगती है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी मूवमेंट होता है अर्थ के चारों तरफ या सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का, तो उस पर कोई ना कोई जो फोर्स है वो लग रही है। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, सबको पता है न्यूटन का नाम, बहुत फेमस है, काफ़ी सारी इनके लॉज हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। तो उन्होंने जो है एक फोर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया इन सब चीज़ों के लिए, और उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। यानी कि इन सब चीज़ों के लिए जो ये मूवमेंट है, मोशन है, इन सब चीज़ों के लिए इसैक न्यूटन ने एक फ़ोर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया और उस फोर्स को नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। इस चैप्टर में हम वो ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या है, उसको भी स्टडी करेंगे, कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं उसके, किन किन चीज़ों को वो इन्फ्लुएंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, है ना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी भी डिस्टेंस तक, तो वो नीचे अर्थ पर ही आकर गिरता है। तो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने क्या देखा कि जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे कि जो एक एप्पल है वो सडनली नीचे आके गिरता है ना। तो वो उस एप्पल का जो गिरना है उसी ने न्यूटन के माइंड में एक थॉट पैदा की। फिर उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें नीचे ही आके क्यों गिरती हैं, इस तरह का क्यों होता है ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने इस पर जो है रिसर्च करना शुरू कर दिया, और जो अट्रैक्शन है, जो मून है, अर्थ है, इन सब का जो अट्रैक्शन है वो किस तरह से होता है, तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ही कंजेक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। जो अट्रैक्शन है उसमें और जो सारी चीज़ें नीचे आके गिरती है उसमें, दोनों केसेस में एक ही फोर्स को रिस्पॉन्सिबल पाया। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। जो मून है वो भी अर्थ की तरफ ही फॉल होता है ना, बल्कि स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए उसको, लेकिन उसको जाने के बजाय वो अर्थ की तरफ गिरता है। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन हमें नज़र नहीं आता है वो कि जो मून है वो अर्थ की तरफ गिरता चला जा रहा है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक ये छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं। एक हमने थ्रेड का पीस लिया है, ठीक है, जिस तरह की जो पिक्चर है वो हमें नज़र आ रही है, और उसको उसके एक एंड पे एक छोटा सा पत्थर बांध दिया है, और दूसरे एंड को जो है उसको राउंड राउंड हम घुमाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये राउंड राउंड घूम रहा है। तो उसका मोशन जो है वो हम नोट करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम सडनली जो थ्रेड है उसको छोड़ देते हैं, है ना, उसको छोड़ देते हैं सडनली। तो क्या हम नोटिस करते हैं वो किस तरह से गिरता है, कैसे उसमें मोशन होता है। फिर अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन, फिर से हम स्टोन की डायरेक्शन को नोट करते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी हम इसको समझने के लिए कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, कि थ्रेड को छोड़ने से पहले स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड। एक स्पीड से जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है ना, उसकी डायरेक्शन भी कंसिस्टेंट होती है एक पॉइंट पे।
द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है या फिर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाती है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। अब ये जो सारी मोशन हो रहा है, जिस तरह से सर्कुलर मोशन में उस स्टोन को घुमाया जा रहा है, तो वो किसके चारों तरफ हो रहा है? एक सेंटर के चारों तरफ हो रहा है, यानी कि उसका सेंटर फिक्स है, सर्कुलर पाथ में ये मोशन हो रहा है। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती तो जो स्टोन है वो एक स्ट्रेट लाइन में गिर जाता, यानी कि सीधा ही अगर जिस तरह से स्टोन को फेंकते हैं इस तरह के मोशन में वो गिर जाता है। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल पे टेंजेंट का काम कर सकती थी। जिस तरह के टेंजेंट हम देख रहे हैं ड्रॉ में, हमें ये नज़र आ रहा है, इस तरह का वो टेंजेंट बना सकता था स्टोन को अगर हम ऐसे ही फेंकते तो। नाउ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो ये मोशन है, मून का जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ, ये किसकी वजह से है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। इसीलिए वो स्ट्रेट नहीं जाता है, वो हमेशा सर्कुलर मोशन में ही मूव करता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। और अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस पर मून पे लगती है और वो सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है। इफ़ देयर वर नो सच फोर्स, सपोज अगर इस तरह की कोई फोर्स होती ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर होती ही नहीं, तो क्या होता? मून विड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम ये एज्यूम कर सकते थे कि जो मून है वो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना। इट इज़ सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। और ये देखा जाता है कि सपोज एक एप्पल जो नीचे गिर रहा है वो जो अर्थ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, या फिर एप्पल जो है वो अर्थ का अट्रैक्ट करता है? इफ़ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल। अगर इस तरह का कुछ होता तो हमने ये तो नहीं देखा कि जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ जा रही है। हमें क्या नज़र आता है? एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है ना, ये हमें नज़र आता है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन की थर्ड लॉ हमने पढ़ी थी चैप्टर 8-9 में, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। जो एप्पल है वो अगर अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहती है कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। तो जो मास है एप्पल का, बहुत छोटा है एप्पल तो अर्थ के कंपैरिजन में, तो हम एप्पल के जो मास को नेग्लिजिबल कर देते हैं एज कंपेयर टू अर्थ। सो वी डू नॉट सी अर्थ मूविंग, इसीलिए जो अर्थ है वो हमें एप्पल की तरफ मूव करती नज़र नहीं आती है। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट, अगर इसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, वाई अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। तो जो अर्थ है वो मून की तरफ भी मूव नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? तो हमारे सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट डू अराउंड द सन, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो अब इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। जो सन है और प्लैनेट है उनके बीच एक फोर्स काम करती है। फ्रॉम दी अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट। तो इन सभी आर्ग्यूमेंट को देखते हुए, इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए, तो न्यूटन ने जो है कंक्लूजन निकालते हैं, नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल एंड द मून, कि सिर्फ जो अर्थ है वो एप्पल और मून को अट्रैक्ट नहीं करती है, इसके अलावा बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ऑब्जेक्ट के बीच में है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका नाम दिया उन्होंने? ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। तो आई होप आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इसको बताया गया है, किस तरह से इसको समझाया गया है ना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।